ओके सर। ओके, क्या पढ़ लिया था बेटा हमने पी एंड एल के अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने पी एंड एल की सारे हेड सब हेड पढ़ लिए। हाँ यस सर। आपको समझ में आ गया पी एंड एल में क्या डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, कौन सी चीजें पी एंड एल में डिस्क्लोज नहीं करना है? यस सर। सर कौन कौन से आइटम बताएं बेटा पी एंड एल के अंदर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? एक तो क्या बेटा आपकी जो मटेरियल आइटम है, कौन से आइटम बेटा? मटेरियल आइटम। मटेरियल। इसके अलावा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, प्रायर पीरियड आइटम यस सर। और चेंज इन एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के अलावा एक पॉलिसी। चीज और क्या थी? चेंज इन चेंज इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था सीएसआर एक्सपेंसेस अगर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली डिस्क्लोज करने सेपरेटली दिखाना पड़ेंगे। पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई थी सबको? यस सर। अच्छा, हेडिंग समझ में आई? कौन से हेड में क्या जाएगा? हाँ यस। पक्का? हाँ सर। वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब जरा हमारे इस पी एंड एल अकाउंट्स के अंदर। आज हमको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है, सर। कुछ छोटी सी थ्योरी बच गई है वो भी देखना है। पहले हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बताएं, क्वेश्चन दिया है सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिलेवेंट नोट टू द अकाउंट्स। आपको रिलेवेंट नोट टू द अकाउंट्स बताना है और बताना है कौन सा आइटम कहां जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। हेलो, यस सर। सर चलें तो स्टार्ट करते हैं। बताएं, आपसे पूछ सकते हैं रिलेवेंट नोट टू द अकाउंट का टोटल, कि बताओ इसका टोटल कितना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का टोटल क्या होगा। दिए आपको 5 मिनट, फटाफट जल्दी से मेरे को टोटल बताएं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों का टोटल कितना होगा। करें, सॉल्व करें। बताएं, या आप मेरे को ये बताते जाएं, टोटल तो 27। आप लगा ही लेंगे। बताएं, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट कहां आएगा? बताएं, रेवेन्यू सेल्स ऑफ फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन। सेल ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेडिंग कमीशन, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, बेटा ये भी क्या है हमारा? रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन। एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी, रेवेन्यू अदर फ्रॉम इनकम ऑपरेशन में से क्या बताया था? माइनस। माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम में जाएगा। अदर इनकम में जाएगी। डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, कंपनीज से डिविडेंड मिला, अदर इनकम। नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो करंट इन्वेस्टमेंट ही मानोगे। बताओ कहां जाएगा? अदर इनकम। अदर इनकम नेगेटिव क्योंकि लॉस है। रेंटल इनकम, अदर इनकम। अदर इनकम। और रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस अदर अदर इनकम में से क्या हो जाएंगे? फटाफट बोलो। माइनस। 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 इज दैट क्लियर? यस सर। चले आंसर देखते हैं। ये देखें, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट लिया है, सेल्स ऑफ सर्विसेज भी लिया हुआ है, ट्रेडिंग कमीशन लिया हुआ है अदर रेवेन्यू इनकम के रूप में, और एक्साइज ड्यूटी को माइनस करके आंसर निकाला है। कितना आ रहा है? 2605 रुपए। इधर देखें बेटा, अदर इनकम में क्या क्या लिया है? 20 रुपए की इंटरेस्ट इनकम ली है, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज लिया है, नेट लॉस को माइनस कर दिया, रेंटल इनकम नेट करके ली है, 15 लाख में से 1 लाख के कलेक्शन एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। क्लियर? यस सर। ये 40, आंसर आपका 40 और इधर कितना आ रहा? 2605 रुपए। बनेगा? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो यस सर। जरा इसका निकाल के बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है, परचेस ऑफ मटेरियल दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया है। आपको बताना है रिलेवेंट नोट टू द अकाउंट का टोटल। कौन कौन से नोट टू द अकाउंट्स बनेंगे और क्या टोटल होगा? पहले तो बताएं कौन कौन से नोट टू द अकाउंट्स बनेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वेरी गुड बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बनेगा एक। दूसरा, सेकंड सेकंड जल्दी बोले। चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वेरी गुड बेटा, एक बनेगा हमारा चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। क्लियर? WIP।
Yes, sir. तो बताएं, सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम बनाते हैं, बताएं मेरे को रॉ मटेरियल Opening कंज्यूम में stock क्या क्या of आएगा? purchase. Opening stock purchase minus Material closing ओपनिंग stock स्टॉक of ऑफ रॉ material. मटेरियल आएगा, कितना दे रखा है जो? 84.6 84.6. इसमें क्या जोड़ोगे? purchase of Purchase of material. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ोगे, कितना दे रखा वो? 955.2. 2 9 55.2. 55.2। 2. क्या माइनस कर दोगे इसमें से? Closing stock of material. raw material क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बताओ वो कितना दे रखा? 39.8. 39.8। और जल्दी से निकाल के बताओ कितना बच गया? 999.9 कितना? 999.9 999.90। ये क्या आ गया आपका? रॉ मटेरियल कंज्यूम। आंसर टेली कर लेते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम यही आ रहा है क्या बेटा? इसमें तो 1000 आ रहा है। हाँ सर 1000 आ रहा है आंसर। कुछ गड़बड़ की क्या? सर 1000 ही आ रहा है। 1000 नहीं आ रहा? हाँ सर। तो ये आ गया बेटा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद बेटा आपको निकालना है चेंज इन इन्वेंट्री। क्या निकालना है? चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं चेंज इन इन्वेंट्री। बताएं बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री में दो चीजों का हमको निकालना है। किस किस का? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। फिनिश गुड्स और WIP। WIP। तो पहले आप मेरे को बताएं फिनिश गुड्स का ओपनिंग Opening स्टॉक stock। कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 175 लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आ रहा है बेटा हमारा 175। और 175। WIP का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 150। इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना दे 400। रखा? 400। और बेटा WIP का क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा? 200। आंसर अगर निगेटिव आया तो बेटा हम निगेटिव ही रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। बताएं कितना आ रहा? 175 माइनस 400 बोलो। 225। 225 25। निगेटिव। और इधर 350 350। सॉरी 50 50 रुपीज निगेटिव आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। तो आप मेरे को बताओ कितने रुपए रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पर निगेटिव? 25 plus 50। टोटल मिला के कितना हो गया? 275। 275 निगेटिव। आंसर 275 आना चाहिए। तो ये देखें 275 निगेटिव आ रहा है कि नहीं? यस सर। पर इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, करते बनेगा कि नहीं? हाँ सर। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। ये था हमारा चेंज इन इन्वेंट्री का क्वेश्चन। इसका बताएं जरा नोट टू द अकाउंट, इसमें कौन कौन से नोट टू द अकाउंट्स बनेंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। बेनिफिट का बनेगा। वेरी गुड। और अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का नहीं बनेगा बेटा, फाइनेंस कॉस्ट का बनेगा। किसका बनेगा? फाइनेंस कॉस्ट। बताओ बेटा सबसे पहले सैलरी वेजेस कहाँ जाएगा? जल्दी बताएं, सैलरी वेजेस कहाँ जाएगा? बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कंट्रीब्यूशन टू PF और अदर फंड, Employee- एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में किया, ये भी कहाँ एम्प्लॉय जाएगा? बेनिफिट एक्सपेंसेस। ESOP या ESPP के Employee एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट लेकिन एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट। अदर बोरोइंग कॉस्ट भी कहाँ जाएगी? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट। और गेन ऑन करेंसी ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, अगर आपको दे रखा है फॉरेन Finance करेंसी cost। फंड, तो ये भी कहाँ जाएगा? फटाफट बोलो। फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में। तो टोटल मिला के देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा। पहले तो एम्प्लॉय में चारों का टोटल लिया है इन्होंने, तो कितना आ रहा है? 850। और यहाँ देख लें बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और ये सब मिला के कितना, ये गेन था बेटा, इनकम थी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसको माइनस कर दिया क्योंकि खर्चे में लिख रहे हैं। क्लियर? यस। तो कितना आया? 20 बनेगा। निकालते हाँ। इस तरीके से बेटा आपको रिलेवेंट नोट टू द अकाउंट्स बनाना पड़ेंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। बताएं बेटा, और डेप्रिसिएशन के अलावा और कौन कौन से आइटम कहाँ जाएंगे? जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ जाएगी? बताओ बेटा। बिल्डिंग को हम दिखाएंगे PPE में, बैलेंस शीट में। हेलो? यस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। PPE बैलेंस शीट।
हाँ Yes. सर, व्हीकल्स भी कहाँ जाएंगे? पीपी बैलेंस बैलेंस शीट शीट। में, फर्नीचर फिक्चर भी कहाँ जाएंगे? पीपी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। लेकिन ब्रांड्स कहाँ जाएंगे बेटा? इंटेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स, एसेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल एसेट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। P&L में इंश्योरेंस जाते हैं सर ये एक्सपेंसेस तो, ये कहाँ जाएंगे P&L में, बेटा? अदर एक्सपेंसेस। Expenses. सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, Sir. पेमेंट टू ऑडिटर कहाँ जाएगा बेटा? अदर अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ओपनिंग बैलेंस बेटा में ये से भी कहाँ माइनस जाएगा? हमारे अदर अदर एक्सपेंसेस। Yeah. कंज्यूमशन ऑफ स्टोर वगैरह ये सब दे रखा, बताएं कहाँ जाएगा बेटा? अदर एक्सपेंसेस। पावर फ्यूल ये भी कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस ये भी कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर फॉर बिल्डिंग ये भी कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑन मशीनरी, अदर रिपेयर, एक्सपेंसेस, रेंट टैक्सेस वगैरह ये सब कहाँ जाने वाले? मिसलेनियस भी अदर एक्सपेंसेस, अदर Other एक्सपेंसेस। expenses. सब बेटा हमारे अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। अब नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी इसके डबल इफेक्ट देना पड़ेंगे, हमको पता है। कितने इफेक्ट देना पड़ेंगे? डबल। Double effect. डबल सब लोग बताओ, पहला दिया है डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर, तो एक इफेक्ट तो बेटा आपको पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाएगा, बोलो। हाँ Yes. सर, और दूसरा इफेक्ट जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जाएगा कि नहीं? हाँ सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पीपी में ही माइनस होगा, हाँ सर, और जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया वो पीएनएल में जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से, जाएगा कि नहीं? यस हाँ सर, सर। एक इसका शेड्यूल बनेगा, बताओ कौन सा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का डबल इफेक्ट देंगे बेटा, बोलो। हाँ सर, एक डेटर में से माइनस डेटर में करेंगे से माइनस और होगा, दूसरा अदर एक्सपेंसेस में प्लस कर देंगे। Yes, यस sir. सर, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन माइनस हो जाएगा तो अपने आप नेट हो जाएगा, बोलो, बनेगा। हाँ सर, इस तरीके से बेटा डबल इफेक्ट देना पड़ेंगे। तो ये देखें, इन्होंने एक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का शेड्यूल बना के डेप्रिसिएशन निकाला है, और ये अदर एक्सपेंसेस का इन्होंने नोट टू द अकाउंट्स बनाया हुआ है। क्लियर? ये ओपनिंग यस प्रोविजन सर, माइनस किया हुआ है, बनेगा करते। हाँ सर, इस तरीके से बेटा हमको क्या बनाना पड़ेगा? अदर एक्सपेंसेस का शेड्यूल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ यस सर। सर, पक्का? हाँ। जरा मेरे को ये इसके सॉल्यूशंस बताएं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा कि बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में, सरप्लस वाले कॉलम में जाएगा? रिजर्व हाँ में। सर, रिजर्व एंड वेरी सरप्लस, गुड बेटा, ये बैलेंस शीट आइटम है, ध्यान रखना। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का प्रॉफिट, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में केवल करंट ईयर का प्रॉफिट आता है, ध्यान रखना, बोलो। यस सर, तो क्या लेंगे हम इसको बैलेंस शीट में? कहां रिजर्व पर? एंड रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस वाले कॉलम में ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी&एल जोड़े लिखेंगे, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट क्या कर देते हैं? माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस करेंगे कि प्लस कर देंगे? प्लस करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर दिया, क्या कर दोगे? माइनस, इंटरिम डिविडेंड बांटा, क्या कर देंगे? माइनस, लेकिन सब लोग बताओ, ये प्रपोज डिविडेंड कहां आएंगे? प्रपोज डिविडेंड शेयर होल्डर फंड, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी Contingent पढ़ाया मैंने। प्रपोज डिविडेंड कब तक रिकॉर्ड नहीं करना है? जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, डिक्लेयर। फाइनल नहीं हो जाता, तो डिक्लेयर होगा तो हम प्रपोज डिविडेंड को ऐड करेंगे, नहीं तो प्रपोज डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। हेलो? यस सर। तो प्रपोज डिविडेंड कहां लोगे, बताओ जल्दी से। प्रपोज डिविडेंड कहां लेंगे, बताएं। प्रपोज डिविडेंड कहां आएगा? कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में। क्यों? क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। हाँ, डिक्लेयर होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होकर के वो अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता। क्लियर? यस सर। तो डिविडेंड का लिख लो। प्रपोज डिविडेंड हमेशा कहां दिखाओगे बेटा? कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, तीन बातें नोट डाउन कर लो। प्रपोज डिविडेंड शुड बी डिस्क्लोज्ड एट करंट लाइबिलिटी, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, सॉरी, प्रपोज डिविडेंड कहां जाएगा? कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। दूसरा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, डबल इफेक्ट।
एक इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस और दूसरा अदर करेंट लाइबिलिटी में प्लस। याद रहेगा? Yes, sir. रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा, क्यों? क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होके कहां चला जाएगा? वो अदर करेंट लाइबिलिटी में, क्योंकि लाइबिलिटी बन गया। क्लियर? Yes, sir. और डिविडेंड पेड डिक्लेयर्ड भी हो गया और पे भी हो गया। अब बताओ बेटा, डिक्लेयर्ड एंड पेड दोनों हो गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हुआ होगा और उधर कैश एंड बैंक से माइनस हो जाएगा। बोलो, हाँ सर, हाँ सर। समझ में आया? Yes, sir. इसके बाद है बेटा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये कहां जाएगा? रिजर्व एंड Reserve and surplus. सरप्लस में बनेगा। Yes, हेलो, sir. हाँ सर। इस तरीके से बेटा आपको रिजर्व एंड सरप्लस बनाना पड़ेगा। तो ये थे बेटा हमारे नोट टू द अकाउंट। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे, करते बनेंगे। हाँ सर। तो ये थे बेटा हमारे कुछ क्वेश्चन पी एंड एल से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आप पी एंड एल के आइटम बताएं, कौन सा आइटम कहां जाएगा, तो आपसे बनना चाहिए। बन जाएंगे क्या? हाँ सर। चलें, एक छोटी सी थ्योरी बच गई बेटा इसके अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। तो एक हमारे स्टडी मटेरियल में लास्ट में एक थ्योरी दे रखी है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के। ये बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब आएगा? तो उसके लिए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड केप्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट। बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को उनके अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा बेटा उसको? Registered office. Office में. रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट को रख सकते हैं, लेकिन जब रखेंगे तो रजिस्टर्ड को आरओसी को बेटा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। क्लियर? Okay, sir. समझ में आया? हाँ हाँ. सर। आगे क्या बोलते हैं? रिलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी आपकी रिलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट है उनसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे और वो ट्रू एंड फेयर व्यू Fair देना होनी चाहिए। चाहिए। वो ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा अगर बेटा आपने इन आइटम्स को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है। पहला, मटेरियलिटी, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बताओ बेटा मटेरियलिटी क्या होती है? Material item disclose करना पड़ता है separately. मटेरियल आइटम बेटा मैंने आपसे बोला था Changes. पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, बताया था। Yes. मतलब कोई आइटम किसी कंपनी के लिए मटेरियल हो सकता है, लेकिन दूसरी कंपनी के लिए मटेरियल हो जरूरी नहीं है। नहीं होता। जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपका 1 रुपये गिर गया, इट इज मटेरियल और नॉट? Not. No sir. बताओ अंबानी के 10 लाख रुपए गिर गए, उसके लिए कोई मटेरियल है? No sir. नहीं। आपके 10 लाख गिर जाएं तो Material है। मटेरियल। रोना धोना चालू कर दोगे, पुलिस थाने में बैठ जाओगे जम के कि भैया ढूंढ के लाओ, जब तक नहीं लाओगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। Yes sir. तो मटेरियलिटी की डेफिनेशन क्या है बेटा? जो पर्सन या उस बिजनेस के हिसाब से मटेरियल है, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। दूसरा, पीपीआई हम पढ़ चुके हैं। पीपीआई क्या होते हैं बताएं बेटा? Disclose करना पड़ता है। Error और omission होना चाहिए। हाँ, एरर और ओमिशन होना चाहिए। जो करंट ईयर से रिलेटेड है कि Current. पास्ट ईयर से रिलेटेड है? Current year. पास्ट ईयर से। इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन सेपरेटली, Separately. उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर? Yes sir. Yes sir. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। हाँ सर। बोलो। Yes sir. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ Sep- बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यदि Extraordinary जनरेट item. हुए हैं तो इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ थ्योरी आपके स्टडी मटेरियल में दी थी जो ऑलरेडी हमने डील कर ली थी। बोलो। हाँ Yes, सर। sir. समझ में आया अच्छे से? हाँ सर। इस तरीके से बेटा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम में पूछता है तो आपसे ये सारी बातें बनना चाहिए। बनेंगी क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। इज दैट क्लियर? यस सर। इसके अलावा बेटा अगर मैं आपको और बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और दूं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातें और अगर हम डील करें बेटा, तो और कौन कौन सी बातें बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड हो सकती हैं उनको हम समझें।
तो और क्या क्या हो सकता है बेटा? लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा बताएं, मैंने आपसे बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट को कौन से बेसिस पर रखना जरूरी है, कंपनीज को कौन से बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखना पड़ेंगी, कैश बेसिस पर कि अक्रूवल बेसिस पर? अक्रूवल बेसिस पर। अक्रूवल बेसिस पर। कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को अक्रूवल बेसिस पर ही रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? एज पर सेक्शन 128 120। सबसेक्शन 1 याद रहेगा? हाँ सर। Yes, sir. बोलो। यस Yes, सर। sir. तो सबसेक्शन 1 के हिसाब से कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी कैसे? फटाफट बोलो। अक्रूवल Accrual बेसिस basis पे. पर। क्लियर? हाँ Yes, सर। sir. मैंने आपसे बोला बुक्स ऑफ अकाउंट को कहाँ रखना जरूरी है? Registered office रजिस्टर्ड में. ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखते हो, कहीं और रख रहे हो, तो ROC रख को सकते inform. हो, लेकिन 7 किसको दिन में इन्फॉर्म करना इंफॉर्मेशन पड़ेगा। देना पड़ेगी? रिटर्न में। आईओसी आरओसी को आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी विद इन 7 डेज। याद Within रखना 7 कितने दिन के days. अंदर अंदर बेटा? 7 7 days. days. 7 डेज। कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में रखना जरूरी है, जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। डायरेक्टर्स की ड्यूटीज हैं कि वो क्या करे, फटाफट बोलो। डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो क्या करे? बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कराए। और कैसी मेंटेन कराए? जो क्या करते हैं, फटाफट बोलो। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड Follow और करते हैं. गाइडेंस नोट जो भी बनाए गए हैं वो फॉलो करें। फॉलो क्लियर? करते हैं। Yes, यस सर। sir. इसके अलावा बेटा डायरेक्टर की ड्यूटी के अलावा पेनल्टी है बेटा डायरेक्टर्स के ऊपर, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर बेटा सीईओ आपका है। अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपने फाइनल अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है, तो बेटा उसको 1 साल की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है 50,000 तक। कितना हो सकता है? 50,000 तक फाइन हो सकता है, जो बढ़ाया जा सकता है बेटा 5 लाख रुपए तक। कितने तक बढ़ाया जा सकता है? 5 लाख. 5 लाख रुपए तक। याद रहेगा? हाँ Yes, सर। sir. 1 साल तक का कारावास, 1 साल तक की सजा। दूसरा क्या? फटाफट बोलो। 50,000 का फाइन, 5 लाख जिसको तक। बढ़ाया जा सकता है कितने रुपए तक? 5 लाख तक. 5 लाख। जो डिफॉल्टर है, जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं नहीं कराया। नहीं किया। किया. या बेटा दोनों भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? दोनों भी हो दोनों। सकते हैं। याद रहेगा? हाँ सर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये कुछ बातें और बेटा यहाँ पर दी हुई हैं जो आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, ये बुक्स ऑफ अकाउंट कब बन जाना चाहिए? बिफोर जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग हो आपकी, उसके पहले पहले ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होना चाहिए? प्रिपेयर हो जाना चाहिए। प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ये वाली बात भी अपनी हो गई थी। आई थिंक अब आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. तो ये था बेटा हमारा क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट किस फॉर्मेट में बनाना पड़ेंगे? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। 3। कहाँ लिखा है ऐसा बेटा? सेक्शन 129। 129। याद रहेगा? हाँ सर। Yes, sir. तो ये बेटा हमारे कुछ और थियोरेटिकल बातें हैं जो याद रखना है, मैंने आपको लिखवा दिया। आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? यस सर। बस बेटा इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर अब मेरी तरफ से क्या होता है, फटाफट बोलो। कंप्लीट। कंप्लीट। अब जो बेटा हमको चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। क्लियर? हाँ सर। अब जो हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, लाइक शेयर कैपिटल वगैरह, ये हमको देखना है। समझ में आया? हाँ Yes. सर। Yes, sir. अब पहले तो ये बताओ, चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में आ गया? आ गया सर। हाँ, sir. पक्का अच्छे से? हाँ सर, आप क्वेश्चन दे देना उसके। बिल्कुल बेटा, मैंने चैप्टर नंबर 3 के भी नोट्स आपके प्रॉपर पूरे तैयार कर लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए। चैप्टर नंबर 3 है, बहुत बड़ा है चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर हमारे करीब 6-7 टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं चैप्टर नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप देखेंगे इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट इशू और अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। देखा जाए तो ये सारे चैप्टर इसके अंदर कवर होंगे। समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर।
अच्छा, एक काम करें, हम चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ा है उसका एक फास्ट रिवीजन लें स्टार्टिंग से। हाँ सर। तो फटाफट एक फास्ट रिवीजन आप मेरे को जल्दी जल्दी बताते जाना, अपन जोड़ते जाते हैं। सबसे पहले हमने डील किया था कंपनीज एक्ट, क्या बोलता था बताएं बेटा, कंपनीज एक्ट हमारा क्या बोलता था? कंपनी को कंपनीज फाइनेंशियल एक्ट बोलता था हर फाइनल एक अकाउंट कंपनी को अपने बनाना है। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल शेड्यूल 3। अच्छा, और कौन से चैप्टर? चैप्टर 9 में सेक्शन 128 से लेकर के सेक्शन 138 138 तक के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, हमने डील किया था, applicable। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. सेक्शन 129 क्या बोलता था कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट में फाइनल बनाना अकाउंट है, बनाने शेड्यूल हैं 3 के प्रॉपर। अकॉर्डिंगली बनाना है। हाँ सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी बातें आती थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं, 5 एक आती बैलेंस थी। शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ Profit P&L, and कैश loss, फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन change in इक्विटी equity, और note to एक्सप्लेनेटरी account। नोट्स या नोट टू द अकाउंट्स। मैंने आपसे बोला था कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ कंपनीज को बनाना जरूरी नहीं होता है। कौन कौन सी कंपनियां थी? तो OPC मैंने आपको गवर्नमेंट बताया था ओपीसी OPC और Dormant government company private डोरमेंट startup कंपनी or और private private company. प्राइवेट startup कंपनी जिनका स्टार्टअप हुआ है और स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनीज। इन 4 कंपनीज को क्या करने की जरूरत नहीं है बेटा? cash कैश flow फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ नहीं। चेंज इन इक्विटी केवल वो कंपनियां बनाएंगी जिन कंपनीज के ऊपर क्या एप्लीकेबल Ind होते AS हैं, Ind AS applicable इंडियस होता है। एप्लीकेबल applicable. होते हैं। फिर मैंने आपसे बोला था शेड्यूल 3 का फॉर्मेट भी सारी कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिन कंपनीज हाँ के सर। ऊपर खुद के सेपरेट रूल्स रेगुलेशन है वो कंपनियां अपने अकॉर्डिंगली ही फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कराएंगी, लाइक बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी, बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। कंपनी। मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की चूंकि सेपरेट फॉर्मेट नहीं है इसलिए बेटा वो अभी भी क्या कर रही है? शेड्यूल 3 को शेड्यूल 30 फॉलो फॉलो कर कर रही रही है। है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। फिर मैंने बोला था फाइनल अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, साथ ही साथ एएस फॉलो करना है, गाइडेंस नोट फॉलो करना है। ये सारी बातें अपनी डील हुई थी। फिर आ गए थे हम शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3 मैंने आपसे बोला था 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है। डिवीजन 1 जो है बेटा उन कंपनीज के ऊपर लगता है जिन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 इज एप्लीकेबल। फिर डिवीजन 2 उन कंपनीज के ऊपर लगता है जिन कंपनीज के अकाउंटिंग ऊपर 2015 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 इज एप्लीकेबल या इंडियस applicable लगते हैं। और डिवीजन 3 जो है वो NBFC। एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। हम पढ़ रहे थे बेटा डिवीजन 1। डिवीजन 1 के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ी थी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। मैंने बोला था फाइनेंसिंग ईयर आपका होगा जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जाए, लेकिन अगर आपकी कंपनी न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी है तो उस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर 3 मंथ से कम नहीं हो सकता, 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपसे बोला था तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 मंथ। 15 और मैंने month। आपसे बोला था मिनिमम मोर देन 3 मंथ होना चाहिए। फिर मैंने अथॉरिटी की बात की थी। मैंने बोला शेड्यूल 3 जो है बेटा एक छोटी अथॉरिटी है, उसको सबकी सुनना पड़ेगी। बोलो। यस सर। हाँ, sir. राउंडिंग ऑफ रूल पढ़े थे, हेड हाँ सब हेड सर। पढ़े थे। मैंने बोला था सबसे पहले हेड दिखाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे क्या दिखाना पड़ेगा? सब सब हेड। हेड, और उसके नीचे क्या आएगा? सब 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 हेड। हेड। Subhead और इन्हीं के बेटा क्या बनेंगे? नोट टू द अकाउंट्स बनेंगे। accounts. मैंने आपसे बोला था बैलेंस शीट आर डिवाइडेड हेड, सब हेड और सब हेड। सब हेड। इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट डिवाइडेड है। बैलेंस शीट को 2 पार्ट में बांटा था बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा असेट्स। में सबसे पहले हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी को पढ़ा था। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आता है बेटा? शेयर होल्डर फंड, shareholder शेयर fund, एप्लीकेशन मनी, Share पेंडिंग application, अलॉटमेंट, allotment, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट non-current लायबिलिटी। ये liability. बेटा इसके क्या थे? इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड। हेड थे। असेट में 2 हेड थे, कौन कौन से? नॉन करंट असेट्स नॉन और करंट एसेट्स और करंट करंट Current असेट्स। assets. फिर बेटा हमने पढ़ा था हेड के नीचे सब हेड आते हैं। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर शेयर वारंट्स, वारंट। और नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड लॉन्ग टैक्स टर्म बोरोइंग, लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म other लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज के अंदर भी हमने डील देख लिया था बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटीज। नॉन करंट असेट्स की बात करें तो फिक्स असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। दूसरा क्या था बेटा? अदर अदर शॉर्ट नॉन टर्म करंट लायबिलिटी, नॉन असेट्स। करंट इसके अलावा बेटा हमारे क्या आ गई थी? करंट असेट्स में करंट करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट। टोटल सब हेड की संख्या यदि हम बात कर रहे थे तो बेटा मैंने आपको बताई थी टोटल मिला के 22। 11 लायबिलिटी साइड में है और 11 असेट असेट साइड में। साइड में। एक सब हेड पढ़ा था बेटा फिक्स असेट के अंदर। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। पढ़ा था कि नहीं?
हाँ Yes, हमने सर। डील किया था बेटा ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन। मैंने आपको बताई थी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बेटा, तो सी टू सी कैश को कैश में कन्वर्ट करने में एक बिजनेस को जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, ऑपरेटिंग operating साइकिल। cycle, ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे कैसे, तो मैंने आपसे बोला था आप क्या ले लेंगे बेटा, करंट एसेट को आप सबसे पहले करंट एसेट का पीरियड जोड़ लेना, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। साइकिल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट गिवन तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कितने 12 महीने, 12 12 months. फिर हमने पढ़ा था करंट एसेट की डेफिनेशन की, व्हाट इज करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। तो मैंने बोला था जो चारों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। करंट अगर एसेट चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या हो जाएंगी, नॉन नॉन करंट एसेट। करंट एसेट पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी वेदर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, सोल्ड और कंज्यूम Operating विद इन द cycle. नॉर्मल पीरियड। अगर बेटा नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड में कोई एसेट कंज्यूम हो जाती है, सोल्ड हो जाती है या फिर Realized हो जाता है. रियलाइज्ड हो जाती है तो वो असेट कौन सी असेट कहलाएगी, करंट Current असेट। Current assets. अगर आंसर नो आया तो हम देख लेंगे क्या उस असेट को हमने सेलिंग पर्पस से रखा हुआ है, अगर सेलिंग पर्पस से रखा है तो वो असेट भी क्या होगी, करंट असेट्स। मैंने आपसे बोला था इन्वेंट्री हमेशा ही करंट असेट्स होगी। Current asset होती है. उसके बाद मैंने बोला था कि अगर कोई असेट बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो रही है तो वो असेट भी कौन सी असेट्स करंट होगी, एसेट करंट Current असेट्स asset. होगी। अगर और लास्ट वन आपके पास अगर कैश इन कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है जो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो वो भी क्या होगा बेटा, आपका करंट करंट एसेट असेट्स होगा। अगर ये चारों कंडीशन पिट जाती हैं तो वो नॉन करंट असेट्स नॉन होगी। करंट मैंने एसेट हो आपसे बोला जाएगी था यहाँ पर 2-3 बातें याद रखना है, इन्वेंट्री हमेशा करंट होती है, करंट होती है फिक्स्ड असेट हमेशा ही नॉन करंट नॉन असेट्स करंट होंगी। होती है। क्लियर, हाँ Yes, sir. सर बाकी में कंडीशंस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। सेम डेफिनेशन करंट लायबिलिटी की थी, बस वहां पर बेटा खाली यहाँ पर क्या कौन सा वर्ड आ गया था, वहां रियलाइज्ड वर्ड था, यहाँ पर क्या आ गया था, सेटल्ड वर्ड आ गया था। Settled. मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर याद रखना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लायबिलिटीज हमेशा ही क्या होंगी, करंट Non-current. लायबिलिटी होगी, बताया था। हाँ Yes. सर और ये मैंने एक समझाया था अनकंडीशनल राइट, अनकंडीशनल राइट वो होता है जिसमें आप अपनी लायबिलिटी को डेफर्ड कर डेफर सकते कर हो। सकते हैं अगर वो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने से आगे डिफर नहीं हो रही तो वो करंट, और अगर बैलेंस शीट डेट से 12 महीने से आगे डिफर हो जाएगी तो वो नॉन करंट नॉन करंट। यहाँ मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाया था कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो भले 3 महीने 4 महीने में कन्वर्ट होने वाली है लेकिन बनेगी एक नॉन करंट, तो हमेशा ही क्या होगी बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी नॉन होगी, करंट लाइक लायबिलिटी फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। भले 3 महीने बाद शेयर होल्डर में कन्वर्ट होने वाले हैं लेकिन शेयर कैपिटल इज अ नॉन करंट, इसलिए बेटा उसको नॉन करंट ही बोलेंगे, याद रहेगा। यस Yes, इसके sir. अलावा डिफर्ड टैक्स असेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमेशा ही क्या होती है बेटा, Non-current नॉन करंट liabilities. नॉन करंट लायबिलिटी नॉन लायबिलिटी करंट होती कर है, ये सकते बात हमने डील की थी। फिर बेटा इतना पढ़ने के बाद हम आ गए थे फॉर्मेट पर, बैलेंस शीट के फॉर्मेट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमने एक एक आइटम पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा शेयर होल्डर Share फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर फंड में आपको बताना पड़ेगी शेयर कैपिटल कितने रुपए की ऑथोराइज्ड है, इशू बोलो, Subscribed है. यस सर सब्सक्राइब कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, Paid फेस up वैल्यू कितनी दिखाना है? पड़ेगी, रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा, राइट्स बताना Rights. पड़ेंगे शेयर होल्डर के, Held. होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के नाम बताना पड़ेंगे, ऐसे शेयर होल्डर के नाम लिखना पड़ेंगे जिन शेयर होल्डर ने 5% से ज्यादा होल्डिंग कर रखी है। होल्डिंग कर इसके रखी है अलावा अगर आपने बायबैक या बोनस इशू लाए हो तो बेटा आपको 5 इयर्स तक डिस्क्लोज करना पड़ेंगे। अगर शेयर आपने अदर दिन कैश इशू किए हैं तो इट शुड बी डिस्क्लोज, फॉर फीचर किया है तो इट शुड बी डिस्क्लोज, कॉल इन अरियर है तो इट शुड बी डिस्क्लोज। Disclosed. ये सारी बातें आपको शेयर कैपिटल में डिस्क्लोजर्स देना है, जो अपनी बात हुई थी। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया रिजर्व एंड सरप्लस, Reserve मैंने and बोला था ये दो surplus. पार्ट में बनाओगे, एक रिजर्व और दूसरा सरप्लस। सरप्लस तो आज बेटा हमने ये पढ़ा रिजर्व एंड सरप्लस वाला, एक क्वेश्चन भी किया हमने, सारे रिजर्व ऊपर दिखाना है। साथ ही साथ मैंने आपसे बोला था रिजर्व के बारे में आपको बताना पड़ेगा उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशन कितना हुआ, डिडक्शन कितना हुआ और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे बोला था शेयर एप्लीकेशन मनी ऐसी है जो आपको रिफंड करना है तो वो अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर बेटा आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गई है और ऐसी एप्लीकेशन मनी आई है जो आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है, बोलो। हाँ सर और अभी तक आपने शेयर अलॉट नहीं किए और ना ही आप उसको डेफर्ड करोगे, तो मैंने आपसे बोला था फिर इसको शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के बीच में एक सबहेड डाल के दिखाएंगे। अगर बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी आपके इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा आ गई है तो मैंने आपसे बोला था इट शुड बी डिस्क्लोज एट अदर करंट लायबिलिटी, बोलो। Yes, sir. क्लियर। तो ये हमने डील किया था बेटा, इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन मनी को। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो मैंने आपको समझाया ही था कि ये क्या होता है। मैंने आपसे बोला था किसी से हमने पैसा ले लिया है और उसके बदले में हमने शेयर कैपिटल ना दे करके उसको क्या दे दिया है, शेयर वारंट दे दिया है।
जो फ्यूचर में शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होगा उसको कन्वर्ट हो याद रखना। जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैंने आपसे बोला था 2 शर्तें पूरी होना चाहिए। पहला कि लोन आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए लिया है, 12 महीने और दूसरा maturity, उसके रिपेमेंट में अभी तक 12 महीने 12 या महीने ऑपरेटिंग पीरियड से ज्यादा पीरियड बाकी है, बाकी तो हम है। क्या करेंगे बेटा, फटाफट बोलो Long उसको, term लॉन्ग borrowing, टर्म बोरोइंग Borrowings. बोलेंगे। समझ में आ गया था? हाँ Yes, सर। sir. मैंने आपसे बोला था अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग करंट ईयर में मैच्योर होने वाली है तो उसको अदर करंट Other लायबिलिटी में current दिखाएंगे। liability, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको समझ में आ गई थी? बोलो। हाँ सर। AS 22 हमने पढ़ा था। लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो प्रोविजन होंगे जिनकी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी हमको 12 महीने के बाद पेबल है। बाद अदर करंट लायबिलिटी इसके अलावा बेटा नॉन करंट लायबिलिटी है लेकिन ऊपर के हेड नहीं है, तो वो यहाँ आ जाएगा, लाइक जैसे ट्रेड पेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो उसको बेटा हम यहीं पर डिस्क्लोज करेंगे। करंट असेट के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैंने आपसे बोला था ऑन डिमांड लोन होते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर पेबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लाइक सीसी लिमिट, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने आपको बताए थे ऐसे एक्सपेक्टेड लायबिलिटी जिनको विद इन 12 मंथ में पेमेंट करना है फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने आपसे बोला था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएंगे बेटा आपके लाइक जैसे टैक्स प्रोविजंस वगैरह। ट्रेड पेबल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था बेटा, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर और बिल्स पेबल इन दोनों का टोटल लगा देंगे तो क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर, लेकिन ये बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर पेबल होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. अगर ये बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद पेबल है तो फिर वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी में चले जाएंगे। हाँ सर। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो अदर बच गई बेटा वो सब यहीं आएगी जिसके लिए कोई हेड अवेलेबल नहीं थे। फिर डिस्क्लोजर ऑफ असेट पर आ गए थे बेटा। डिस्क्लोजर ऑफ असेट में मैंने आपसे बढ़ाया था कि भाई नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं वो तो हम समझ के आ गए थे। फिक्स असेट को हमने बांट दिया था बेटा पीपी के अंदर बेटा आपको असेट दिखाना पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू AS 10 और इंड AS 16 के अकॉर्डिंगली। मैंने आपसे बोला था ये मैं आपको डील करूंगा, AS 10 इंड AS 16 हम दोनों ही हमारे कोर्स में आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान रखना इन सबको हमको डिस्क्लोज करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा बेटा इंटेंजिबल असेट्स मैंने आपसे बोला था AS 26 और इंड AS 38 में पढ़ेंगे, और इसके बारे में भी बेटा हम डील करेंगे बहुत लंबा, तो वहीं पर पढ़ेंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मैंने बोला था इंटेंजिबल असेट जो अंडर वर्क इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो यहीं आएंगी। इंटेंजिबल असेट्स जो अंडर डेवलपमेंट चल रही है वो यहाँ पर दिखाना है बेटा इस सेट के अंदर। करंट इन्वेस्टमेंट मैंने बोला था ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने Purchase खरीदे किए हैं इस 12 पर्पज months से कि आप इनको 12 महीने के बाद ही सेल करोगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और investment. यहाँ मैंने बताया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया जाएगा ऑलवेज Cost कॉस्ट प्राइस price पर। पे हाँ अगर इनमें परमानेंट रिडक्शन आ गया है तो फिर इनको फेयर वैल्यू पर डिस्क्लोज करेंगे। कर सकते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होती है AS 22 में हमने डील कर ही लिया था। लॉन्ग टर्म एडवांसेस क्या होते हैं, तो कोई ऐसे एडवांसेस जो रियलाइज्ड होंगे 12 आफ्टर द months 12 मंथ है। फ्रॉम द 12 बैलेंस months, शीट डेट, तो उसको बेटा यहाँ दिखाएंगे। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था डिपॉजिट्स भी यहीं दिखाना है, लाइक जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह दे रखे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, तो वो सब कहाँ आएंगे, लॉन्ग टर्म एडवांसेस। Long term loans. इसके अलावा बच गई हुई अदर नॉन करंट असेट्स यहाँ पर आएंगी बेटा, ऐसे डेटर्स जो रियलाइज्ड होंगे बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद, तो उसको हम इस सेट के अंदर दिखा सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. करंट इन्वेस्टमेंट कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं जो बेटा आपने सेलिंग पर्पज से ही खरीदे हैं, विद इन 12 मंथ में आप सेल आउट कर दोगे, तो इट इज योर करंट current इन्वेस्टमेंट। Current. इन्वेंट्री क्या होती है, मैंने आपसे बोला था ये S2 डील करता है। इन्वेंट्री में सारे आइटम आते हैं, इन सब का टोटल लगा देंगे तो इन्वेंट्री का टोटल आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और PR, इन दोनों का टोटल लगा देंगे तो क्या आएगा, फटाफट बोलो, ट्रेड Trade receivable. कैश इन कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएंगे, इनको हम टोटल लगा के लिख देंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो मैंने आपसे बोला था ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज्ड हो जाएंगे, तो उनको हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोलेंगे, लाइक इनकम टैक्स एडवांस। फिर इसके बाद बेटा मैंने आपसे बोला था अदर करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, अक्रूड हाँ, इनकम वगैरह, वो सब accrued कहाँ आएगी income, बेटा, अदर करेंट असेट्स में, assets. क्योंकि वो किसी और हेड में नहीं गई। इसके बाद बेटा हमने P&L का फॉर्मेट पढ़ा था। मैंने आपसे बोला था P&L के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले सेल्स ऑफ रेवेन्यू, तो मैंने बोला था कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, वो डिपेंड करेगा कि आपका रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स क्या होगा। क्लियर है कि नहीं, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा जो भी इनकम बच जाएंगी वो सब अदर इनकम में डाल देंगे, Other लेकिन ध्यान income. रखना है इसमें एक्सेप्शनल इनकम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम नहीं आएगी। Separate.
फिर मैंने आपसे बोला था एक्सपेंसेस के हेड ले लेंगे। एक्सपेंसेस के हेड में सबसे पहले था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैंने आपसे बोला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Closing फिर stock. परचेज ऑफ स्ट्रॉन्ग इन ट्रेड, बेटा अगर फिनिश गुड्स आप खरीद के बेचते हो तो परचेज ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड में दिखाओगे, लेकिन नेट परचेज दिखाओगे। फिर मैंने बोला था चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में WIP ऑफ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री लेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अभी हमने एक क्वेश्चन भी Closing. किया था, निकाल लेंगे। हाँ सर। एम्प्लॉय बेनिफिट से एक्सपेंसेस में क्या आएंगे? एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय की Salary सैलरी, wages. एम्प्लॉय का PF वगैरह कुछ भी। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. फाइनेंस कॉस्ट के अंदर मैंने बोला था चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस सब यहीं आएंगे। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मैंने बोला था डेप्रिसिएशन PPE पर लगेगा, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स का होगा, Intangible इसका sir. टोटल लगा के लिख देंगे। इसके अलावा जो बच गए वो सब अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। समझ में आ गया था? एक्सेप्शनल sir. आइटम क्या होते हैं? जो कभी कभार होते हैं, उनको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, लाइक प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज अ एक्सेप्शनल आइटम। Exceptional item. इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? मैंने बोला था जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं होते हैं, नहीं लाइक होते। लॉस बाय फायर वगैरह, वो सब इसी आइटम में आएंगे। टैक्स में दो एक्सपेंसेस आते हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। आपको पता है करंट टैक्स निकलता है बेटा टैक्सेबल इनकम पर, और डेफर्ड टैक्स हाँ, निकलता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम Accounting दोनों के income और बीच के taxable income दोनों। डिफरेंसेस, जो Difference, टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं उस पर। क्लियर? हाँ Yes, सर। sir. हम ये माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद बेटा प्रॉफिट और लॉस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का निकालना पड़ेगा, उसका टैक्स एक्सपेंसेस हाँ। अलग से माइनस करना पड़ेगा, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। फिर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। Yes. इस पर बेटा हम EPS कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू AS 20, ये हमने डील किया था। तो ये था बेटा आपका P&L जो हमने पढ़ा था। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये बेटा आपका टॉपिक था। अब बताएं इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं बेटा आपको दूंगा, तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, MCQs। क्लियर? वैसे बहुत सारे हाँ, क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, बट ये आपको करना है। तो आई थिंक अब ये चैप्टर आप कभी भी बैठ के रिवाइज कर सकते हो कि नहीं? हाँ Yes, sir. तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब दोनों को बेटा फटाफट नोट्स के अंदर से रिवाइज करो, ठीक है? Yes, sir. स्टडी मटेरियल से बेटर है कि आप नोट्स को फॉलो करो, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। स्टडी मटेरियल पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ सर। चल, तो अब ये था बेटा हमारा एक और चैप्टर। बढ़ेंगे आगे हम चैप्टर नंबर 3 पर। कल से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। ओके Bye, सर, sir. बाय। Bye, sir. Thank you.